हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी विषय में देखने वाले हैं नया पाठ, डॉक्टर का अपहरण। अपहरण यानी क्या, पता है ना आपको? अगवा कर लेना, किडनैप करना, है ना। उसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। परिचय देखते हैं। जन्म है उनका 9 मार्च 1938। मृत्यु है 14 नवंबर 2013। इंदिरापुरम, गाजियाबाद। ये कहाँ आया? उत्तर प्रदेश में। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। बाल साहित्य आपको पता है ना किसे कहते हैं? जो बच्चों के लिए लिखा जाता है उसे कहते हैं बाल साहित्य। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा और उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। देखो, बाल कलाकार जो बाल यानी बच्चों के बारे में जो लिखा जाता है उसे बाल साहित्य कहते हैं। तो बच्चों को क्या पसंद है? कविताएं, कथाएं, है ना, छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है। तो उसमें कल्पना ही सब कुछ उसमें होता है, और कल्पना की दुनिया में ही बच्चे लोग क्या है, खुश रहते हैं। तो ये सब किस में देखने मिलता है? देवसरे जी के लिखन में, है ना। प्रस्तुत कृतियाँ यानी उन्होंने जो लिखे हैं। खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि, वैज्ञानिक बाल उपन्यास, ये उनकी रचनाएं हैं। गद्य संबंधी यानी जो अभी हम देखने वाले हैं, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। यानी किसी एक घटना की उन्होंने इसमें हम लोगों को दिखाया है अपने पाठ में। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी हम लोग बोलते हैं ना, आज का युग क्या है? मशीनरियों का युग है, टेक्निक का युग है। और ऐसे युग में जो इंसानों की होने वाली दुर्गति है उसे दिखाने का प्रयास लेखक जी ने इस पाठ में किया है। अभी देखो, हम देखते हैं कुछ महीनों पहले, यानी बात कुछ महीने पहले की। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता ना चला। देखो, ये जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? डॉक्टर भटनागर। और ये क्या हुए हैं? लापता हुए। अब वो लापता होने के बाद में कुछ दिनों तक लोगों के कान पे सुनाई दे रहा था कि भटनागर जी लापता हो चुके, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता ना चला और वो बात दब गई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। अभी वो क्या बता रहे हैं आपको कि भटनागर लापता कैसे हुए। तो क्या हुआ था, एक रात को अचानक उनके रात की डोरबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर को उठ गए। अभी देखो, डॉक्टर का काम ही ये होता है, उनको ऐसा लगा होगा कोई पेशेंट आया है तो उसके लिए, या मरीज के घर वाले कोई आए होंगे तो वो फौरन उठ के गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है। यानी देखो, उनकी पत्नी को ऐसा लगा, हो सकता है कोई मरीज आया हो या उनके घर वाले आए हो, और इसलिए डॉक्टर उठ कर गए। इसलिए उन्होंने उधर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। क्या होता था? कोई मरीज सीरियस होता था तब क्या होता था, वहाँ का जो चौकीदार था वो उन्हें उठाने आता था। और अभी भी उनको ऐसा ही लगा। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वो भी
आकर उन्हें जगा देता। अब इतने रात में अगर किसी को मरीज को अस्पताल में लाना अगर नामुमकिन होता तो क्या होता, मरीज के घर वाले डॉक्टर को अपने घर लेकर जाना होता तो वो उनको लेने आ जाते। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष आनंदित, हर्ष यानी क्या, आनंदित, स यानी खुशी के साथ जाते थे। ऐसा नहीं कि अभी इतने रात का तुम क्यों आए, ऐसा नहीं। तो वो क्या करते थे, उनके साथ चले जाते थे। बुरा नहीं मानते थे कि तुम रात बेरात क्यों आते हो, है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर लोग बहाने भी बना देते, नहीं कि हम सुबह आएंगे या फिर अभी मैं नहीं आ सकता, है ना। तो ये ऐसा नहीं करते थे और ये क्या करते थे, मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। और क्यों ना हो, अभी तुमने यानी वो फील्ड में काम किया है तो आप मना भी नहीं कर सकते ना। लेकिन इनका स्वभाव ही अच्छा था और ये मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। देखो कितने अच्छे स्वभाव के थे भटनागर जी, कि अगर कोई उन्हें फीस भी नहीं देता तो भी उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि उनकी सेवा करना ही वो अपना धर्म समझते थे। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। देखो ना यानी वो रात में वैसे ही जैसे उठे वैसे ही चले गए। आमतौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। अब वो क्या बोल रहे हैं, उनकी पत्नी जी कि जो भटनागर है, डॉक्टर भटनागर 1-2 घंटे में तो लौट आते थे। अभी जैसे कोई मरीज है तो उसको देख कर या सिरिंज वगैरह लगाना है तो वो लगा के 1-2 घंटे में आ जाते थे। लेकिन अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो सवेरा होते होते यानी रात भर वहाँ पे ठहर के और सवेरा होते होते वो आ ही जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ था, और लौटते भी इसलिए थे कि उन्हें समय पर अस्पताल जाना होता था। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। अभी उन्हें चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि हमेशा जो उनकी आदत के मुताबिक ये 2-3 घंटे में या तो सवेरा होते होते वो आ ही जाते थे, लेकिन अभी आए नहीं, इसलिए उन्हें चिंता हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। पत्नी ने क्या सोचा, पहले क्या हो सकता है, मरीज की हालत कैसी होगी, गंभीर होगी, इसलिए उन्हें देर लगी है। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए। यानी अभी दूसरी सोच ऐसी भी आ रही है उन्हें, क्या हो सकता है, क्या देर होने की वजह से वो सीधे डायरेक्ट ऑफिस ही चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। देखो उनकी पत्नी को ऐसा लगा क्या हो सकता है घर पे नहीं आते हुए वो डायरेक्ट अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज घर पर पूछने आने लगे तब जाके उन्हें हैरानी हुई और उनकी बेचैनी बढ़ गई कि डॉक्टर भटनागर अभी तक क्यों नहीं लौटे। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। देखो क्या हुआ कि अब हम लोगों को मालूम है अगर कोई व्यक्ति हमारे घर की नहीं आती तो पहले हम क्या करते हैं, उनके मित्र को फ़ोन लगाते हैं या तो फिर हमारे निकट जो रहते हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, भाई तुमको पता है क्या वो क्यों नहीं आए। तो इन्होंने भी वही किया, उनसे पूछताछ किया। और लेकिन फिर क्या हुआ, हर किसी ने यही कहा होगा ना कि हमको तो नहीं मालूम। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हो, है ना। हमारे भी ख्याल ऐसे ही दौड़ते हैं, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हो सकता है वैसा हुआ होगा। तो इन्होंने भी ऐसे ही सोचे कि ये जो रहते हैं वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में अगर गए होंगे तो इसकी वजह से उन्हें आने के लिए देर लगा होगा। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया।
फिर हमारे पास आखिरी इलाज यही बच जाता है। सब तरफ हम लोग पहले कोशिश कर लेते हैं, हमारी कोशिश जब नाकामयाब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन, वही एक रास्ता बचता है। तो उन्होंने, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने भी वही किया, पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का यह इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया, क्योंकि देखो दिन में अपहरण नहीं हुआ है, रात में उनके घर पे आके उन्हें ले जाया गया है ना, तो इसलिए उन्हें भी हैरानी हो रही है। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। क्यों ना हो, यानी डॉक्टर भटनागर गायब हो गए तो किस तरह से उनके घर से लापता हुए हैं, ये बात पूरे गांव में फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। देखो, अगर वो कार में जाते तो पता चलता कि वो खुद से कहीं गए हैं। रात में डोरबेल बजी थी, ये हमने पहले ही देखे, और कोई उन्हें लेने आया था और डॉक्टर भटनागर उनके साथ में गए, तो इससे पता चलता है कि कोई उन्हें ले गया। सूत्र यानी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ना कि ऐसा ऐसा हुआ, रात में डोरबेल बजी, वो उठे और उन्हें किसी ने ले गया है साथ में, और वो अपने कार में भी नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। देखो, ये किस पे से पता चला, गाड़ी तो वहाँ थी नहीं, लेकिन वो जो गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई थी, गाड़ी से उन्हें ले जाया गया है, वो गाड़ी के पहिए कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे, और उसके निशान कहाँ पाए गए, सड़क पर और फुटपाथ पर। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। देखो, जो बहुत बड़े पहिए होते हैं तो वो अक्सर बस या ट्रक के होते हैं, तो इस पे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है उन्हें ट्रक या बस में ले जाया गया है। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी पहले तो हम लोग मोहल्ले वाले से चौकसी करते हैं, के पूछताछ करते हैं कि भाई तुमने देखा क्या, रात में ऐसी ऐसी गाड़ी आई थी, क्या आपके नज़र में है क्या, है ना। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो, उन्होंने वायरलेस से क्या बोला है, सूचनाएं दी है कि अगर हम लोग, देखो, सब कोशिशें हमारी जब नाकामयाब हो जाती है ना, तो हमें एक एक सोच आने लगता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने उनका यानी खून तो नहीं कर दिया, नहीं क्या, ऐसे हमारे दिल में ख्याल आने लगते हैं। और क्यों ना हो, अभी इनके भी दिल में ऐसा ही ख्याल आया, और वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी भी सूचना दी है कि एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो चुका है। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए वो शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। देखो, डॉक्टर भटनागर थे ही इतने अच्छे, हम लोग ने अभी तक उनके जो जानकारी हासिल की है उस पे से हमको पता चलता है कि वो अच्छे स्वभाव के थे। किसी से यानी कोई अगर उन्हें फीस न दे तो भी वो बुरा नहीं मानते थे। रात बेरात अगर कोई उन्हें उठाने के लिए आता था तब भी वो उनके साथ में चले जाते थे। तो इतनी अच्छी आदत थी, फिर उनका शत्रु भी कोई नहीं था, तो उस पे से हम लोग शंका कर सके कि भाई हो सकता है उनका किसी ने खून कर दिया हो, है ना, हत्या कर दी हो। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। देखो, ये अक्सर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि घर वालों को किसी को भी अगवा कर लो, उन्हें किडनैप कर लो और मोटी रकम यानी अच्छे खासे पैसे की मांग करे, तो फिर वो पैसे हम लोग यानी वो लोग उन्हें दे देते हैं ना।
तो इस तरह से अभी उन्होंने दो ही सूत्र यानी दो ही बात उनके जहन में आने लगी, ख्याल में आने लगी कि हो सकता है उन्हें कुछ गुंडों ने छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से क्या कर रहे हैं, मोटी मांग यानी ज़्यादा पैसे की मांग करेंगे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो, यानी कोई डाकू अगर आके उन्हें ले भी गया होगा तो ऐसा भी हो सकता है उनके जो ग्रुप होता है डाकुओं का, उनके डाकू में से कोई एक आधा डाकू बीमार हो तो उसका इलाज करने के लिए कोई डाकू भी उन्हें उठा ले गया हो। ये दो शंकाएं उन्हें आने लगी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। देखो ऐसे लापता हुए तो कैसे हुए, अगर उन्हें ले भी गया तो कौन ले गया, अगर उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा हुआ तो भी क्या हुआ, इसकी कोई खबर नहीं थी। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। क्यों ना हो, आज अगर डॉक्टर भटनागर की बारी है तो कल हम पर भी आ सकती है। अगर उनके बारे में क्या हुआ है ये किसी को पता ना चले तो सबको डर लगने लगा कि भाई क्या हुआ उनके साथ में, है ना। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। देखो क्या हुआ कि लोग भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, और यही वातावरण अगर बना रहा तो डर का माहौल वैसे ही रह जाएगा समाज में। इसलिए क्या हुआ, वो बात दबा दी गई, छिपा दी गई, है ना, कि डॉक्टर भटनागर कैसे एकाएक लापता हो गए, गायब हो गए, और वो एक समाचार ही बन के रह गया। और समाचार भी क्या, सिर्फ एक ही बार छपा था और उसके बाद में उनकी बात सामने आई ही नहीं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे कई महीने बीत गए और फिर लोग वो बात को भूल भी गए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रीमती भटनागर, वो निराश हो चुकी थी कि अगर ये गए भी तो कहाँ गए ना। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब उनके यानी सब कुछ वही हो गए। डॉक्टर भटनागर जब पति ही लापता हो गए तो उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। देखो उनकी हालत कैसी थी, जैसे रोज़ अक्सर वो राह करती होगी, उनकी राह देखते उस तरह से वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, तो वो उनकी राह तकती रहती ना भटनागर, ऐसे जैसे कि अभी आने ही वाले हो, उनकी प्रतीक्षा यानी उनकी राह देखती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। क्या हुआ कि कई महीने बीत जाने के बाद में फिर उनके दरवाजे पर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अभी जब ये श्रीमती भटनागर जो है, उन्होंने देखे कि अरे उनके डोर पे जैसे पहले गाड़ी आई थी भटनागर को लेने के लिए, वो गाड़ी के पहियों के निशान थे, उसी तरह से फिर से दिखे। उनको ऐसा लगा कि हो सकता है उन्हें छोड़ने के लिए कोई वापस आया हो, लेकिन कहाँ। उन्हें तुरंत यानी उन्होंने क्या किया, फिर पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उस निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। क्या हुआ, अभी वो पहले जैसे पहियों के निशान थे उस तरह से अभी भी थे, लेकिन पता सिर्फ निशानों से कैसे अंदाज़ा लगा जा सकता है क्या वो ही गाड़ी थी, कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। देखो क्या मिला, यानी जो गाड़ी से डॉक्टर भटनागर को ले जाया गया था वो गाड़ी से उन्होंने आकर के
सीढ़ी वहाँ पे यानी मिस भटनागर के सामने वहाँ पे उनके घर के सामने डालकर चले गए थे। और वो कैसी थी, लिफाफा यानी पॉकेट मालूम है ना, उसके अंदर डालकर रखी थी, इन्वेलप के अंदर थी वो। और उस पर नाम किसका लिखा था, श्रीमती भटनागर का। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रद रह गए। हतप्रद होना ये मुहावरा है, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। देखो सीढ़ी में क्या था, आवाज़ किसकी थी, डॉक्टर भटनागर की। और वो क्या बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए, शायद अब मरा हुआ समझ लिए हो। वही कंडीशन थी, है ना। ये आवाज़ किसकी है, डॉक्टर भटनागर की। वो खुद बोल रहे सीढ़ी में, क्या बोल रहे हैं कि तुम सब मेरे लिए परेशान हो गए, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कम से कम इतनी तो खबर मिली कि डॉक्टर भटनागर जो है वो जिंदा है और सलामत है, ठीक ठाक है। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। यानी ये कहाँ पे है, स्पेस में, मालूम है ना। सौर मंडल में पहुँचे हुए यानी ये दूसरे ग्रह में गए हैं। और हमारा ग्रह यानी प्लेनेट है इस सौर मंडल का, उसमें वो जाके पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्हें ले जाया गया है। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी सभी अपने अपने ग्रह हैं। यानी देखो जो भटनागर है वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो ये समझते हैं कि हम जो दुनिया में रहते हैं वो एक ही दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी एक ही ग्रह नहीं है, एक ही प्लेनेट नहीं है। ये जो हम लोग रह रहे हैं ऐसे कई प्लेनेट है, बहुत सारे ग्रह है। और ये ब्रह्मांड में देखो सूर्य जैसे यानी जैसा सूर्य है उस तरह से कितने सूर्य और भी सभी अपने अपने ग्रह है, बहुत सारे प्लेनेट और भी है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, उन्नति प्रगति प्रोग्रेस पर है। यानी हमारा जो ग्रह है उससे और भी ज़्यादा अग्रसर दूसरे ग्रह के लोग हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी कोई भी अपने परिवार से जब बिछड़ता है तो अपने परिवार वालों से बिछड़ने का उन्हें दुख तो होता है। और वो भी यही कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ ना। अब यानी पृथ्वी छोड़ के, ये धरती छोड़ के वो दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लेनेट पे उन्हें ले जाया गया है। और वो क्या बोल रहे हैं कि अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। देखो खुशी किस बात की है उन्हें, कि हम तो ये समझते थे कि हम जहाँ रह रहे वो दुनिया, वो पृथ्वी, वो सब कुछ वो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही भ्रम मेरा क्या हुआ है, दूर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या मैंने ये सीढ़ी इसलिए बनाई है और मैंने उम्मीद भी की है पृथ्वी के लोगों से, क्या इस सीढ़ी से मेरी इस बात से तुम क्या करेंगे, कुछ सबक लेंगे। यानी उन्होंने ऐसा कुछ उसके अंदर भेजा है